नमस्कार। थियोरीज ऑफ लर्निंग की हमारी इस यात्रा में आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और वो है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इवान पावलोव, जिनका नाम हम मनोविज्ञान में इतना पढ़ते हैं, वो असल में कोई मनोवैज्ञानिक थी ही नहीं। जी हाँ, वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट यानी एक शरीर विज्ञानी थे जो कुत्तों के पाचन तंत्र पर, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टडी कर रहे हैं। अब हुआ ये कि अपने काम के दौरान पावलोव ने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुत्ते सिर्फ खाना खाने पर ही नहीं, बल्कि खाना लाने वाले व्यक्ति को देखकर या यहां तक कि उसके कदमों की आहट सुनकर ही लार टपकाने लगते थे। पावलोव ने इसे शुरुआत में साइकिक रिफ्लेक्सेस कहा और बस यहीं से, इसी एक आकस्मिक खोज से उनके उस मशहूर प्रयोग की नींव पड़ी जिसने मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और पावलोव ने इसका अध्ययन कैसे किया। चलिए उनके इस क्लासिक प्रयोग को हम 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहला चरण है अनुबंधन से पहले यानी बिफोर कंडीशनिंग। देखिए, यहां 2 बातें हो रही हैं। पहली, कुत्ते के सामने जब खाना आता है तो वो स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसमें कुछ सिखाया नहीं गया है। दूसरी बात, जब एक घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते पर कोई असर नहीं होता, नो सेलिवेशन। घंटी उसके लिए बस एक आवाज है और कुछ नहीं। अब आता है दूसरा चरण, अनुबंधन के दौरान यानी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। इसमें पावलोव ने क्या किया? उन्होंने खाना देने से ठीक पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। पहले घंटी बजती, फिर खाना आता। घंटी बजी, खाना आया। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। अब हो क्या रहा है? कुत्ता लार तो अभी भी भोजन की वजह से ही टपका रहा है, लेकिन उसके दिमाग में घंटी की आवाज और भोजन के बीच एक कनेक्शन, एक संबंध बनना शुरू हो गया है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी चरण, अनुबंधन के बाद आफ्टर कंडीशनिंग। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद एक दिन पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, और कमाल ये हुआ कि कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा। वो घंटी, जो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, अब एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन चुकी थी, और घंटी की आवाज पर लार का आना एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स बन गया। अच्छा, तो इस पूरे सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए और खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4 बहुत ही जरूरी शब्दों को समझना होगा। चलिए एक एक करके इन चारों एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, जिसे हम शॉर्ट में यूएस कहते हैं। अनकंडीशन्ड का मतलब है बिना शर्त या स्वाभाविक। तो ये वो स्टिमुलस है जो बिना कुछ सिखाए अपने आप ही एक रिस्पॉन्स पैदा करता है। हमारे इस प्रयोग में खाना ही वो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था। तो अगर अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है तो उससे होने वाला रिस्पॉन्स क्या होगा? जाहिर है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी यूआर। ये भी एक नेचुरल ऑटोमेटिक रिएक्शन है। यूएस यानी भोजन को देखकर जो लार टपक रही है, वही तो अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। अब बात करते हैं सीखे हुए स्टिमुलस की। तीसरा टर्म है कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस। याद है वो घंटी? शुरू में वो एक न्यूट्रल यानी तटस्थ स्टिमुलस थी, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब उसे बार बार यूएस यानी भोजन के साथ जोड़ा गया तो उस घंटी ने रिस्पॉन्स पैदा करने की शक्ति सीख ली। अब वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रही, बल्कि एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन गई। और आखिर में चौथा टर्म है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी सीआर। ये वो सीखी हुई प्रतिक्रिया है जो अब कंडीशन्ड स्टिमुलस को देखकर होती है। अकेले घंटी की आवाज पर कुत्ते का लार टपकाना, यही कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। ध्यान दीजिए, ये प्रतिक्रिया लार टपकाना देखने में यूआर जैसी ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये एक सीखे हुए स्टिमुलस की वजह से हो रही है। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को ये टेबल बहुत अच्छे से समराइज करती है। देखिए, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था भोजन, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स यानी अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स था लार टपकाना। फिर आई घंटी, जो कंडीशन्ड स्टिमुलस बनी, और उसका सीखा हुआ रिस्पॉन्स यानी कंडीशन्ड रिस्पॉन्स था घंटी पर लार टपकाना। इस टेबल से सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाता है। तो ये तो थे प्रयोग के मूल तत्व, लेकिन इसके अलावा भी पावलोव ने कुछ और जरूरी सिद्धांत खोजे जो हमें बताते हैं कि ये जो कंडीशन्ड लर्निंग है, ये समय के साथ कैसे काम करती है। इसमें पहला सिद्धांत है एक्सटिंक्शन यानी विलोपन। इसका मतलब है, अगर आप बार बार सिर्फ घंटी बजाते रहें और खाना बिल्कुल ना दें, तो धीरे धीरे कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा।
वो सीखा हुआ व्यवहार खत्म हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ समय के बाद अगर आप अचानक फिर से घंटी बजाएं तो वो भूला हुआ रिस्पॉन्स वापस आ सकता है। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी स्वतः पुनर्प्राप्ति। अगले दो सिद्धांत हैं जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है कि कुत्ता सिर्फ उसी घंटी पर नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती किसी भी आवाज़ जैसे कि बजर की आवाज़ पर भी लार टपकाने लगता है। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ठीक इसका उल्टा है। इसमें कुत्ता ये सीख जाता है कि सिर्फ एक खास तरह की घंटी की आवाज़ पर ही खाना मिलेगा, किसी और मिलती जुलती आवाज़ पर नहीं। वो फ़र्क करना सीख जाता है। ठीक है, ये सब तो हुई प्रयोग की बातें, लेकिन सवाल ये है कि एक शिक्षक के लिए ये सिद्धांत क्यों ज़रूरी है? एक क्लासरूम में इसका क्या महत्व है? यकीन मानिए, इसके एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस बहुत गहरे हैं। देखिए, शिक्षक इन सिद्धांतों का इस्तेमाल बच्चों में अच्छी आदतें डालने, उनके डर को दूर करने और सबसे ज़रूरी पढ़ाई और स्कूल के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया बनाने में कर सकते हैं। भाषा सीखते समय भी एसोसिएशन का यही सिद्धांत काम करता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक बच्चा है जिसे क्लास में बोलने पर बार बार डांट पड़ती है या उसका मजाक उड़ाया जाता है। अब क्या होगा? क्लास में बोलने का विचार यानी CS ही उसके अंदर चिंता और घबराहट यानी CR पैदा करने लगेगा। उसका एक नेगेटिव एसोसिएशन बन गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक टीचर बहुत प्यार से पढ़ाता है, बच्चों को इनकरेज करता है, तो वो टीचर और पूरी क्लास ही बच्चों के लिए खुशी और सुरक्षा की भावना से जुड़ जाएगी। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आना चाहेंगे। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को जल्दी से समराइज करते हैं और साथ ही इस सिद्धांत की कुछ सीमाओं यानी लिमिटेशंस को भी समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि सीखना स्टिम्युलाई के एसोसिएशन यानी जुड़ाव से हो सकता है। हमारे बहुत सारे इनवॉलंटरी इमोशनल रिस्पॉन्सेज जैसे डर या खुशी इसी तरह कंडीशन्ड होते हैं। और विलोपन और सामान्यकरण जैसे सिद्धांत असल जिंदगी में भी लागू होते हैं। हाँ, पर यह याद रखना भी जरूरी है कि यह सिद्धांत मुख्य रूप से सिंपल और इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स बिहेवियर्स को ही समझाता है। ये कॉम्प्लेक्स और सोचे समझे वॉलंटरी एक्शंस की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाता, जिसके बारे में हम आगे की थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो अंत में आप सभी भावी शिक्षकों के लिए एक विचार, आप एक टीचर के तौर पर शास्त्रीय अनुबंधन के इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अपने छात्रों के लिए एक सकारात्मक और निडर माहौल बनाने में कैसे कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इन सिद्धांतों को समझना ही एक बेहतर कक्षा बनाने की दिशा में पहला कदम